वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस चैनल मैथमेटिक्स विद राज में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्लास 10 का वो चैप्टर है जो प्रतिस्थापन जो रेखीय युग्म समीकरण है उनको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे उससे संबंधित ये चैप्टर है। और इसके पहले हर चीज में जवाब जो भी आपके सिलेबस में यूनिट 1 ये जैसे यूनिट 2 का पहले वाला चैप्टर जो बहुपद है वो सभी से संबंधित इस चैनल में एक प्लेलिस्ट में क्लास 10 की प्लेलिस्ट पड़ी है, उस पर आप देखेंगे तो आपको जो आपका सिलेबस है उसकी उसी क्रम से हर एक चीज़ बताएगी अच्छे से, बहुत डिटेल से, बहुत बारीक चीज़ें ऐसे समझाया गया कि यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका बोर्ड में 100% मार्क्स निश्चित है। इसलिए आप उसको जरूर हर वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। और ये है अभी आज का वीडियो जो है कि निम्न युग्म रेखीय समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। रेखीय युग्म समीकरणों को हम इसके पहले ग्राफीय विधि से हल करना सीखे हैं, उसके कॉन्सेप्ट सभी सीखे हैं। अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो ये जो समीकरण है इनके लिए बोला, ये अंग्रेजी में लिखा है, ये जो चीज लिखी वही हमने यहाँ पर हिंदी में लिख दी है कि निम्न युग्म रेखीय समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपकी ये सभी क्वेश्चन इनको हल करना है, तो सभी तो कोई मतलब नहीं है। मैं आपके लिए एक विधि ले लेता हूँ, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं जल्दी से लेकर विधि सब में एक ही रहेगी। सरल और कठिन का मतलब ये है कि आपके जैसे ये क्वेश्चन यदि आपका अलजेब्रा का कैलकुलेशन में थोड़ी सी कमजोरी लगती है तो फिर आप ये क्वेश्चन कठिन लगेंगे, ये क्वेश्चन कठिन लगेंगे। अन्यथा कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, क्योंकि विधि हर क्वेश्चन के लिए एक ही होगी प्रतिस्थापन विधि। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको कठिन सिर्फ इसलिए लगेंगे यदि लगेंगे तो क्योंकि इनमें थोड़ा सा अलजेब्रा जो बीज गणित के कैलकुलेशन संबंधित एक्स वाई जेड कैसे एलसीएम लगाकर कैसे दशमलव वाले सब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होते हैं या थोड़ी दिक्कत होती है तो फिर इन क्वेश्चन से दिक्कत होती है। तो पहले तो हम एक सरल वाला ये क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर एक दो और ले लेंगे जो थोड़ा कठिन है। तो चलिए लेते हैं इसको डायरेक्ट। x + y = 14 और x - y = 4 ये आपका है। तो आप सबसे पहले सलूशन जब करेंगे तो सलूशन में ध्यान रखिएगा कि आप क्या करेंगे, सलूशन करेंगे। तो जब भी आप सलूशन करेंगे तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेंगे आपको परीक्षा के हिसाब से जैसा सलूशन करना है, और x - y = 4 ये आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है इधर देखिए, x + y = 14 है, x - y = 4। इसी क्वेश्चन को मैं लिया हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 देता हूँ। अब आपका सलूशन चल रहा है तो इसमें आपको जिससे इच्छा हो, जिसकी इच्छा हो उसका मान एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लिख लीजिए, जिस समीकरण से इच्छा हो। मैं समीकरण 1 से ले रहा हूँ। समीकरण 1 से देखिए y = 14 - x। ये जरा देखिए, ये y का मान आपको निकालना है तो आप x = निकाल सकते हैं। अभी मैंने y = निकाला, ऐसे आप x = निकाल सकते हैं। पहले y = देखिए कैसे होगा कि y का आप मान निकालना चाहते हैं x के रूप में, तो y = कर दीजिए। और ये इधर प्लस है, लिखा नहीं है, x जो है तो y के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इधर आएगा दूसरी साइड में तो माइनस में हो जाएगा। ये पक्षांतर का नियम है कि जब कोई भी राशि, चाहे चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड मतलब अपना साइड या पक्ष चेंज करती है तो यदि जुड़ी होती है तो पक्ष चेंज करने पर घट जाती है, यदि घटी हुई होती है, घटाव में होती है तो पक्ष चेंज करने पर जुड़ जाती है, जोड़ में पहुंच जाती है। यदि गुणा होती है कोई राशि तो पक्ष चेंज करने पर भाग में हो जाती है दूसरे पक्ष में, और यदि भाग में होती है तो पक्ष चेंज करने पर दूसरे पक्ष में गुणा में हो जाती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समीकरणों के हल करने से संबंधित। तो हम ये आपको समझते हैं कि आप समझ जाएंगे कि x + y = 14 में यदि y की वैल्यू निकालना है तो x को इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो 14 - x हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। आप यहाँ से x का भी मान निकाल सकते हैं। x का इक्वल क्या होगा, 14 - y। ये हमें x को इस बार रख लिए है और y को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो y इधर जुड़ा है तो इधर घट जाएगा। तो चीज एक ही है, चाहे आप जिसको मानिए और जिस समीकरण से मानिए। अभी हमने पहले समीकरण से माना, y का वैल्यू निकाल लिया। आप पहले समीकरण से x का ऐसा भी लिख सकते हैं और इससे हल कर सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे जैसी इच्छा हो, या इस समीकरण को लेकर जहां से इच्छा हो आप सबसे आंसर एक ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा, एक बीच में बता देता हूँ। तो ये हुआ। अभी y यह मान समीकरण 1 से निकाला है आपने और 2 में रखना है। समीकरण 3 में प्राप्त
में y का प्राप्त मान ऐसे आपको परीक्षा में लिखना है। y का प्राप्त मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आपने 3 में जो मान प्राप्त किया वो समीकरण 1 से प्राप्त किया है। जो ये y का मान आया है x के रूप में, उसको अब y के स्थान पर समीकरण 2 में रख दिया। तो समीकरण 2 है x माइनस, अब y के स्थान पर अब रखिए, y के स्थान पर ये चीज रख दीजिए, y सीधा कुछ नहीं करना, x माइनस लिख दिया, अब y के स्थान पर जहाँ y है वहाँ पर 14 माइनस x लिख देना है, इक्वल टू 4 हो गया। तो ये आप इसको सरल करना पड़ेगा, x माइनस 14 माइनस इसके अंदर गुणा होगा तो माइनस 14 कर देगा, ये माइनस जब यहाँ गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा तो प्लस 14 हो जाएगा, ओ सॉरी प्लस x हो जाएगा। तो ये प्लस x हो गया इज इक्वल टू 4। आप जरा देखिए x दोनों चर राशियाँ हैं तो इनको जोड़ लीजिए तो x 2x हो जाएगा, 2 बार हो गया। ये माइनस 14 है, इसको इधर अचर राशि की तरफ भेज दीजिए। तो अचर राशि की तरफ भेजेंगे जब, तो ये चूंकि क्या है, ये इधर माइनस है तो इधर पक्ष बदलेगा तो प्लस में हो जाएगा, 4 प्लस 14। अब ये 2x इज इक्वल टू 18 हो गया, इसलिए x इज इक्वल टू 18/2 यानी 9 हो गया। तो x की वैल्यू 9 आ गई, ये होगा। अब आपको नीचे से लिखना है, ऐसा साइड में नहीं लिखना है, नीचे से लिखना है। क्या नीचे से लिखना है कि समीकरण, चलिए मैं भी नीचे ही लिख देता हूँ, समीकरण x का यह मान, x का यह मान x इज इक्वल टू 9 समीकरण। अब ये जो आपने प्रतिस्थापन के लिए जो मान निकाला है ना, ये प्रतिस्थापन विधि का लिए कहते हैं कि y का मान, ये समीकरण 3 में प्राप्त y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर यहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं y का मान। तो वो y का मान प्रतिस्थापित कर दिए हैं, इसलिए प्रतिस्थापन विधि हो गई। और ऐसा प्रतिस्थापित y का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए x का मान निकलेगा। x का मान यदि प्रतिस्थापित करेंगे यदि x के रूप में यदि ऐसा लिखते हैं आप 14 माइनस y जो कि लिख सकते हैं, ऐसा लिखते यदि आप, तो फिर आप यहाँ x का मान प्रतिस्थापित करते इस समीकरण में, यहाँ पर करते अब y को सीधा लिखा रहने देते तो फिर y का मान निकलता। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो y का निकलेगा, y का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो x का मान निकलेगा। तो x का यह मान x इक्वल टू 9 जो आया है समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित कर दीजिए उसको। तो y इक्वल टू क्या है, 14 माइनस एक्स। अब 14 माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा 14 माइनस, ये कितना है 9, 14 माइनस 9 इक्वल टू 14 माइनस 9 इक्वल टू 5 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं अतः क्या निकल गया, अतः x के स्थान पर आपने 9 रख दिया तो 14 में 9 चला गया 5, आता है x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, यही आपका आंसर होगा। लेकिन आंसर आप एक बार जरूर चेक कर लिया कीजिए, जो आपको क्वेश्चन दिया रहता है उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन है आपका, आंसर चेक करें, आपका सोल्यूशन हो गया। अब आपको परीक्षा में इतने लिखना है, रफ में आप करना चाहें तो कर सकते हैं, एक बार चेक करने के ये है। अब ये दोनों स्थानों पर यदि x y का जो मान निकाला है आपने, यदि वो सही आता है, बायां पक्ष दायां पक्ष, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष, दोनों बराबर होते हैं तो आप समझ जाइए सही है। लेकिन दोनों एक ही में चेक मत कीजिएगा कि एक ही चेक से, तो यहाँ x स्थान पर 9 रख दीजिए, अब y स्थान पर 5 रख दीजिए, देखिए 14 आ गया इसके बराबर। और यहाँ पर x स्थान पर 9 रख दीजिए और फिर ये माइनस है, y के स्थान पर 5 रख दीजिए तो 4 आएगा, देखिए इसके बराबर आ गया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर टैली कर गया है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन की विधि थी। अब आपसे हर क्वेश्चन यदि विधि समझ में आ गए सब निश्चित रूप से बन जाएगा। बस एक ही प्रॉब्लम है कि यदि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है, बीजगणितीय कैलकुलेशन में एक्स वाई जोड़ने घटाने में, तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उसको सही कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है अगला, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एस अपॉन, जैसे ये क्या है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, समीकरण 1 है, और दूसरा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये दूसरा समीकरण है। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे ये देखने की बात है प्रतिस्थापन विधि से।
तो प्रतिस्थापन विधि से हम इनको हल करते हैं। अभी ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है, जैसा कि विधि बता चुका हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको, चलिए इसको हम लिख लेते हैं पहले। as माइनस टी इज इक्वल टू 3, as अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्यूशन करने में सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए हमेशा। तो ये क्वेश्चन आपने लिख लिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 है। तो ये जो है हम इसको सीधा लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे इसको कि ये जो समीकरण 2 है ये सिंपल रूप में नहीं है, थोड़ा बटा वटा के रूप में है, भिन्न के रूप में है। तो इसको हम एलसीएम लेकर पहले हम समीकरण 2 को ऐसा लिखते हैं, समीकरण 2 को ऐसे परीक्षा में लिखना है आपको। समीकरण 2 को सरलीकृत करने पर, सिंप्लीफाई करना है, सरलीकृत करने पर, सरलीकृत मतलब वो जो भिन्न होने में है उसको पहले हटाइए। तो s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 है। अब इसको सरलीकृत करना है तो लघुत्तम लेंगे, 3 दूना 6 एलसीएम आ जाएगा लासा। और ये आप जानते हैं कि ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये 2s हो जाएगा, और ये नीचे इधर 3 है तो इधर गुणा हो जाएगा तो ये प्लस 3t हो जाएगा। प्लस यहाँ लेडी है, बस 3 का इधर गुणा हो जाएगा। ये 3 है तो 3 का इधर गुणा हो जाएगा, 3t हो गया, ये प्लस तो ऑलरेडी इज इक्वल टू 6। अब ये क्या जाएगा, 2s प्लस 3t तो है ही, इधर 6 पूरा भाग है इस साइड में, पूरे लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष में ये भाग है 6, तो दाएं पक्ष में जाएगा इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये जब गुणा हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। अब इसको समीकरण का नाम दे दीजिए 2a। एक क्यों दे रहा हूँ, ताकि समीकरण 2 था उसी से मिलता है उसका नाम 2a। तो अब जो समीकरण है अब आपके पास ऐसा है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 नंबर 1, और ये अब आप इसको लेकर चलेंगे क्योंकि ये समीकरण यहीं से निकला है, कोई अलग समीकरण नहीं, ये दोनों समीकरण सेम है, कोई अलग नहीं है। आपको परीक्षा में ये दिया है, मतलब आप समझिए कि ये दिया है, और परीक्षक थोड़ा कठिन बना के दिया ताकि आप परेशान होती है। आपको ये लिखना है अब 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इस समीकरण को आपको हल करना है। तब इस समीकरण को जब हल करना है आपको तो क्या करेंगे आप, हाँ, अब आपको इसको हल करना है। तो समीकरण 1 से पहले आप समीकरण 1 देखेंगे, उससे अब वही प्रक्रिया लगाएंगे कि समीकरण 1 से कोई भी मान s अथवा t का निकाल लीजिए। तो s इज इक्वल टू लिख देंगे 3 प्लस t, जैसा कि हमने बताया कि माइनस टी है इधर, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस टी। अब इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, और समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, और इसको सॉरी ये थोड़ा सा गलत हुआ, इसको 2a, समीकरण 2a मैंने बोला है 2a, क्योंकि 2 तो दूसरा है, तो ये हो गया। तो ये s इक्वल टू, अब s का यह मान समीकरण 2a में रखने पर s का यह मान समीकरण 2a में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर देना है, प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर दीजिए आप। तो प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पर, ये समीकरण 2a जो है, ये समीकरण 2a है, इसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो ये 2 है, सॉरी समीकरण 2a में ये 2 ये लिखा है, ये इसमें s का मान रखना है। तो 2 तो सीधा लिख देना है, s के स्थान पर लिख देना है 2s, मतलब 2 इंटू s का मान क्या है 3 प्लस t, और प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हो गया। अब देखिए सब t के s का मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापित करने के बाद हर चीज t में बची, तब t का मान निकलेगा। तो 2 तिहाई 6 हो गया, और प्लस 2 का इसमें गुणा होगा 2t हो गया, प्लस 3t हो गया, ये 3t तो है ही, ये हो गया 2 का यहाँ गुणा 6 और 2 का यहाँ गुणा तो 2t हो गया, ये इज इक्वल टू 36। अब यदि आप देखेंगे तो ये 2t और 3t 5t हो गया, और ये 6 जो प्लस है तो ये साइड बदलेगा कि 4 अक्षर एक तरफ और अक्षर एक तरफ, तो ये 5t हो गया, ये 5t हो गया इज इक्वल टू 36 माइनस 6 हो जाएगा। तो
तो ये हो गया 5t इज इक्वल टू 30। अब इस प्रकार t की वैल्यू निकालना है क्योंकि, तो 5 को भी इधर से हटाना पड़ेगा। अब 5 इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 30/5 यानी 6। तो t का मान 6 आ गया। t का यह मान समीकरण 3 में रख देंगे तो डायरेक्ट समीकरण 3 में रखने से s का मान निकल जाएगा। तो t का यह मान जो है क्या है, t इज इक्वल टू 6 समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रख दीजिए तो s इज इक्वल टू 3 + 6 यानी 9। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6, यही आंसर होगा। हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि आप आंसर को एक बार चेक जरूर कर लीजिए। तो t इज इक्वल टू s और s इज इक्वल टू t इज इक्वल टू जो 6 आया है, तो यहाँ पर चेक कर लीजिए आप दोनों स्थानों पे s माइनस टी इज इक्वल टू 3 हो रहा है कि नहीं। तो s का वैल्यू 9 माइनस टी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू ये हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब मान रखते हैं तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और इसलिए ये सही है। लेकिन अभी दूसरा समीकरण बाकी है, ये जो ओरिजिनल समीकरण यहाँ रखिएगा। तो as/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो s के स्थान पर आप 9 रखेंगे तो 9/3 और t के स्थान पर आप t की वैल्यू रखेंगे 6/2। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 3 9 और 2 3 6। अब देखिए 3 और ये प्लस यहाँ का 3 आया और ये 3 आया, दोनों ऐड हो गए, ये 6 ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गए और राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। जो लेफ्ट हैंड साइड था वहाँ को मान रखने पर राइट हैंड साइड के इक्वल हमको मान मिल गया और इस प्रकार आपका चेक हो गया कि आपने जो किया है कैलकुलेशन आपका कहीं गलत नहीं हुआ। क्योंकि सवाल को गणित के सवाल हल करने पर आपको परीक्षा में मार्क्स तभी मिलेंगे, आप कितना भी जानते हैं, यदि कैलकुलेशन में गलती हुई तो मार्क्स तो नहीं मिलने वाले हैं। तो आप सब कुछ जानते हैं, पूरी विधि जानते हैं, लेकिन कैलकुलेशन की गलती कर गए तो आपको परीक्षा में मार्क्स कटने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको विधि भी पता होना चाहिए, कैलकुलेशन करने में कोई गलती भी नहीं करें। इस प्रकार आपने देखा कि आपने आंसर निकाल दे। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी हम अगला क्वेश्चन आप जो कहेंगे वो हम ले लेंगे, पर सबका तरीका यही है, सब बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आपके लिए मैं एक तो ये क्वेश्चन आप घर में कर लीजिएगा। आप ये क्वेश्चन थोड़ा समय कॉन्सेप्ट कहिए तो बता दूं क्या कॉन्सेप्ट है आपका कि ये है कि ये 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। एग्जामिनर सब क्या चेक करता है ये कि आप डेसिमल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, दशमलव वाली संख्याओं का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, भिन्न वाली संख्याओं का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अंडर रूट वाली संख्याओं का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, सिर्फ ये मकसद होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको प्रोसेस मालूम होती है तो बड़े आराम से हो जाता है। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये आपका जो है तो दिया हुआ समीकरण है। अब आपको ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आप आगे प्रोसेस में लिखेंगे कि समीकरण 1 में देखिए दशमलव के बाद तमाम एक अंक है, तो किसी भी समीकरण में एक नियम और ध्यान रखिए कि जो करना है दोनों साइड में करिए। कुछ अपने से कोई भी चीज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो जो करिए दोनों साइड करिए, कभी गलत नहीं होता, मतलब बराबर रहता है हमेशा। उसी बराबर है ना, बराबर का मतलब दोनों पक्षों में जैसे आपका तराजू होता है, तो तराजू में एक तरफ वाट रखते हैं एक तरफ सामान रखते हैं, तो जब वो बराबर हो जाए तो फिर तराजू में दोनों साइड यदि बराबर चीज रखेंगे तो बराबर ही रहेगा। एक साइड कुछ भी इधर उधर करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर है कि यहाँ पर जो करें इस साइड में, क्योंकि ये तराजू काम कर रहा है, जो इक्वल चिन्ह है तराजू का चिन्ह काम कर रहा है, बराबर का जो चिन्ह है, तो यहाँ पर इस साइड में जो काम करें आप इस साइड में, वही काम दूसरी साइड में सेम कर दें। हर समीकरण में नियम लागू होता है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है, क्या लिखना है कि समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ये प्लस है, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो 10 का लिख देंगे आप। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने, दोनों पक्षों
में 10 का गुणा करने पर। क्यों ऐसा करेंगे? इसलिए करेंगे करने पर क्योंकि जिससे दशमलव चीजें हट जाए। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तमाम दोनों साइड में दशमलव के बाद एक ही अंक है। और इसे 10 का गुणा जब कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव जैसे 10 गुणे 0.2 हो जाएगा। 0.2 का मतलब 2 10 का गुणा करने पर। दशमलव संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको, तो हो जाएगा ये। तो ये क्या है, 10 का गुणा करेंगे तो ये 2x बन जाएगा। यहाँ भी 10, क्योंकि दोनों साइड में होगा तो पूरा ऐसा 10 होगा, 10 का गुणा इधर होगा ऐसा। तो 10 का होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यहाँ भी होगा 10 का गुणा और यहाँ भी 10 का गुणा होगा। तो 2x + 3y = यहाँ भी 10 का गुणा कर देंगे आप, 10 का गुणा आप फिर यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ तक कर दिया 2x + 3y होगा, यहाँ करेंगे 13। अब ये जब 13 हो गया तो फिर क्या कह देंगे इसको, समीकरण 1a। अब यहाँ से आपको काम करना है क्योंकि ये जो समीकरण है, जो पहला समीकरण आपको दिया है, ये वही चीज़ है जो आपने वहाँ लिख दिया है। ये जो समीकरण है ये सेम वही समीकरण है जो आपने यहाँ लिख दिया है, बस थोड़ा सा सरलीकृत करके। ऐसे सेम इसमें 10 का दोनों पक्ष में गुणा करें, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में भी दोनों पक्षों में 10 गुणा करने पर ये हो जाएगा 4x + 5y = 23। ये इसको बोल देंगे 2a, समीकरण 2a। फिर आप इन दोनों समीकरण को लेकर प्रतिस्थापन लगाएंगे और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपसे बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ये भिन्न वाले हैं तो भिन्न वाला मैं ये ले चुका हूँ, इसलिए आपसे ये बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात इसकी तो कहिए तो मैं इसको अगले वीडियो में इसको और ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। पर अभी इस वीडियो में जो भी मैंने बताया सब कॉन्सेप्ट बताया और ये बताया कि जब कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, कैसे निकाला जाता है प्रतिस्थापन इससे हल, और कैलकुलेशन में कुछ गलती नहीं करते हैं तो आपका ये 5 मार्क्स जब भी परीक्षा में आएगा 5 मार्क्स का आएगा, आपके पक्के हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में आया होगा। ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो दोस्तों में शेयर कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि से 1-2 सवाल और लेंगे जिससे आपका प्रतिस्थापन विधि अच्छे से बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।